नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। देश में आज 10 साल की लगभग 10 साल पूरे हो रहे हैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बने हुए। आज बजट सत्र था, लोकसभा का बजट सत्र शुरू हुआ। उसमें लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में देश की महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी ने देश को संबोधित किया। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा कि देश विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हम 5वें स्थान पर आ गए हैं और जल्द ही हम निरंतर आगे बढ़ेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान में 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी की रेखा के से ऊपर लाया गया है और लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर हो, विदेशी निवेश हो या विकास के अन्य रास्तों पर एम्स कितने बने, मेडिकल कितने बने, सड़कों का जाल कितना बना, हम स्वदेशी तरीके से कैसे अब रक्षा विशेषज्ञ के रूप में और विदेशों को अपनी सप्लाई देने की स्थिति में आ गए। आइए सबसे पहले सुनाते हैं आपको कि देश की लोकसभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू जी ने क्या कहा। बीते 10 वर्षों में एक और पुरानी सोच को बदला गया है। पहले डिप्लोमेसी से जुड़े कार्यक्रम को दिल्ली के गलियारे तक ही सीमित रखा जाता था। मेरी सरकार ने इसमें भी जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण भारत द्वारा G20 अध्यक्षता के दौरान देखा गया है। भारत ने G20 को जिस प्रकार जनता से जोड़ा वैसा पहले कभी नहीं था। देश भर में हुए कार्यक्रम के जरिए भारत के वास्तविक सामर्थ्य से दुनिया का परिचय हुआ। देखा आपने, उन्होंने देश को संबोधित करते हुए जिस तरह से उन्होंने कहा, सदन में बजट अभिभाषण में उन्होंने जो कहा वह गौरवान्वित करने वाला यह अभिभाषण था, जिसमें उन्होंने कहा अब तो रामलला भी आ गए हैं, अब देश विकास पथ पर आगे बढ़ेगा और हम कोशिश कर रहे हैं, सरकार कोशिश कर रही है कि देश विश्व के पटल पर शीर्ष स्थान पर पहुंचे। सभा में चूंकि राष्ट्रपति महोदया का अभिभाषण, महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण चल रहा था, उसके साथ एक खबर और आई थी। पिछली बार जब हंगामा करने की बात आई थी उसमें 146 से ज़्यादा सांसदों, माननीय सांसदों को निष्कासित कर दिया गया था। उनका निष्कासन वापस ले लिया गया और आज वो सभी सदन में उपस्थित थे, क्योंकि यह इस मोदी सरकार का आखिरी सदन है। अगली खबर की तरफ आपको हम ले चलते हैं। यह खबर भी देश की राजनीति में हलचल मचाए हुए है। लोग जब पूरे देश में इस बात की चर्चा थी कि झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन जी कहाँ हैं, हेमंत सोरेन जी कहाँ हैं, वो अपने निवास पर हैं, झारखंड में हैं और रांची में अपने मुख्यमंत्री निवास पर अभी उनसे ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। क्या देश में इस बात की चर्चा है कि बहुत सारे सबूतों की बात चल रही है, क्या ईडी उनको गिरफ्तार कर लेगी? अगर गिरफ्तार कर लेगी तो उसकी जगह कौन मुख्यमंत्री होगा? शिबू सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा से कौन मुख्यमंत्री पद पर पहुंचेगा? इस पर चर्चा चल रही है। आइए सुनाते हैं हम आपको सत्ताधारी दल, विपक्ष और उनके सहयोगियों ने क्या क्या कहा है। या भाजपा को आप देख ही रहे हैं कि भाजपा किस तरह से तमाम उन राज्यों में जहां भाजपा की सरकार नहीं है उनको अस्थिर करने की, उन्हें गिराकर अपनी सरकार बनाने की किस तरह से साजिशें रच रही हैं हर जगह। इसलिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है किसी भी तरह की साजिश का सामना करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए। लगता है कोई टास्क मिला हुआ है ऊपर से। किस लिए मिला है? आप क्या करना चाहते हैं? आप चुनी हुई एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री के साथ कैसा बर्ताव करना चाहते हैं? आपका क्या बिहेवियर रहेगा? आपके आगे की रणनीति क्या है? आज सभी का खुलासा हो जाएगा। It's unprecedented. Never in the history of independent India, a head of the state, head of the government has gone missing for 40 hours, leaving 3.5 crore of his people at their own mercy. देखा आपने, शिबू सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे, लेकिन सारा इंतजाम पहले से चल रहा है। हेमंत सोरेन अपने पिताजी से आशीर्वाद लेकर पूछताछ के लिए उपलब्ध हुए हैं ईडी के सामने और इसी के साथ साथ वह अगर कुछ होता है तो उसकी तैयारी भी, ऐसा कहा जाता है कि विधायकों से दस्तखत करवा लिए गए हैं कि हेमंत सोरेन अगर गिरफ्तार होते हैं तो उनकी जगह कौन मुख्यमंत्री बनेगा। इस पर विपक्ष काफ़ी आरोप लगा रहा है।
एक और खबर बहुत महत्वपूर्ण है जिस पर बिहार में अभी अभी सत्ता का परिवर्तन हुआ है और सत्ता के परिवर्तन के साथ जब नीतीश कुमार जी अब भारतीय जनता पार्टी की समर्थन से मुख्यमंत्री हैं और भाजपा के 2 उप मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ उन्होंने जिस तरीके से अभी उन्होंने अपनी जो वक्तव्य जारी किया है, जिस तरीके से उनके बयान सामने आए हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने इंडिया जब गठबंधन बनाया था, उन्होंने बहुत कोशिश की थी सबको एकजुट करने की, लेकिन वो एकजुट नहीं हो पा रहे थे। उनके बिना जानकारी के इंडिया नाम दे दिया गया था। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी उन्होंने कहीं जिससे लगता है कि इंडिया गठबंधन जिस तरीके से बना था उसमें ममता जी अलग हो गई हैं, आम आदमी पार्टी अलग नज़र आ रही है और अब नीतीश कुमार जी भी अलग हो गए हैं, तो इंडिया गठबंधन बचा कहाँ है, यही उनका कहने का अभिप्राय था। आइए सुनाते हैं हम उन्होंने क्या कहा। हम तो नाम भी कह रहे थे कुछ दूसरा उन लोगों, अब वो अपना कर दिया था। हम तो बोल दिए थे कि नाम ठीक नहीं है, तब तक कर दिया तो हम कहे ठीक है। अब बाद में हालत देख न लिए, हम तो कितना कोशिश कर रहे थे, एक काम करवे नहीं किया, एक काम नहीं कर रहा था। आज तक तय किया है कि कौन पार्टी कितना लड़ेगी, कुछ नहीं। हम तो फिर छोड़ दिए कि भाई छोड़ो भाई, और छोड़ करके हम अपना आ गए। तो जिनके साथ हम पहले से थे उनके साथ आ गए, अब सब दिन हम निकले रहेंगे। और हम देखा आपने जिस तरह से पूरे देश में चर्चाएं चल रही हैं, जिस तरीके से पूरे देश में इस बात की बहस चल रही है कि इंडिया गठबंधन का क्या होगा। चुनाव 2 महीने बाद हैं और क्या स्थिति बनेगी यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो बात चल रही है उस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव में बढ़त बनाती नजर आ रही है, क्योंकि सब तरफ उनके समर्थन में ज़्यादा जिंदाबाद के नारे दिख रहे हैं। इंडिया गठबंधन विपक्ष कांग्रेस के नेतृत्व में एकजुट होता नजर नहीं आ रहा है। इसके साथ ममता अलग चुनाव लड़ेंगी, लालू यादव जी की पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग चुनाव लड़ेगी, आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी, या समाजवादी पार्टी, बसपा और अन्य दल कम्युनिस्ट ये अलग चुनाव लड़ेंगे। तो इसका फायदा किसको मिलेगा वह कहीं ना कहीं साफ नजर आ रहा है कि वह नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है। अभी बहुत सारे समीकरण बनेंगे, बिगड़ेंगे, कौन सफल होता है, सत्ता के सिंहासन पर 2024 में फिर से कौन 5 साल के लिए बैठता है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी तो सिर्फ कायस लगाए जा रहे हैं। वहीं एक और खबर पूरे देश में बहुत तेजी से चर्चा हो रही है, बहुत तेजी से चर्चा में है, वह है चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव। आश्चर्य होता है, चूंकि दोनों पार्टियां आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन मेयर चुनाव में असल क्या हुआ है यह हम आपको कुछ वीडियो फुटेज और कुछ लोगों के बयान से सुनवाते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव में किया है वो सीधा सीधा देशद्रोह है। आपका कहना है कि ईडी इतने बड़े स्तर पे कार्रवाई क्यों कर रही है? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि क्यों कर रही है। एक इन्होंने माहौल ये बनाया पूरे देश के अंदर, अब राम मंदिर का वो उद्घाटन हो गया, राम मंदिर को अब तो इतनी सीट आएंगी और इतनी सीट आएंगी। अगर इतनी सीट आ ही रही थी तो ईडी की क्या जरूरत थी? फिर ये सब नौटंकी करने की क्या जरूरत थी? देखा आपने जिस तरह से ऐसा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कह रही है कि यह लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है, और ये लोग, राहुल गांधी का एक ट्वीट आता है, उनका कहना है कि जब मेयर के चुनाव में इस हद तक नीचे गिर सकती है भाजपा तो लोकसभा के चुनाव में क्या करेगी। बने रहिए खबरों के लिए एशियन टीवी पर। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।